વાત કરીએ આવનારા બજેટમાં સરકારનું ફોકસ રિફોર્મ પર થશે અને આ નિવેદન છે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનું સંસદની સંયુક્ત બેઠકને સંબોધિત કરતા તેમણે કહ્યું કે તે આ બજેટમાં મોટા આર્થિક અને સામાજિક નિર્ણય લેવાશે। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। આગળ વધીએ અને હવે વાત કરીએ સંસદની સંયુક્ત બેઠકને સંબોધિત કરતા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે ડિફેન્સમાં આત્મનિર્ભરતા માટે સરકારે મોટા પગલાં લીધા છે। તેમણે જણાવ્યું કે છેલ્લા એક દાયકામાં ડિફેન્સ એક્સપોર્ટ 18% સુધી વધ્યો છે। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। તો વાત કરીએ હવે સ્પેક્ટ્રમ નીલામી પૂરી થવા ઉપર ટેલિકોમ કંપનીઓ દર વધારવાની તૈયારી કરી રહી છે। જાણકારી પ્રમાણે જુલાઈથી દર 15 થી 20% સુધી વધી શકે છે અને આ સમાચાર પર વધુ વિગતો લઈએ। સંવાદદાતા અસીમ મંચંદ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે એમની પાસેથી। અસીમજી, મોબાइल टैरिफ को लेकर क्या अपडेट है? सुमित, टेलीकॉम टैरिफ बढ़ाना काफी टाइम से चर्चा के अंदर है, लेकिन कब होगा, ट्रिगर कितना होगा, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस ये था। खासतौर पे कि पहले कहा जा रहा था कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद टैरिफ बढ़ेंगे, लेकिन और अब ऑक्शन हो जाए और उसके बाद टैरिफ बढ़ेंगे। जो हमें जानकार बता रहे हैं कि अब ऑक्शन हो चुकी है, टेलीकॉम कंपनियों को अपना 5G जो नेटवर्क लगाया उसका मोनेटाइजेशन भी करना है, स्पेक्ट्रम की पेमेंट भी करनी है। तो अब टेलीकॉम कंपनियां दरें बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले हफ्ते या जुलाई के अंदर ही आप कह सकते हैं कि 15 से 20% की दरें आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये बढ़ोतरी दोनों प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ के अंदर ही होगी। यही बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियों ने लंबे समय से हेडलाइन टैरिफ के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने बेस पैक काफी बढ़ाए हैं, उनमें बढ़ोतरी की है या अपने टैरिफ में छोटा मोटा रीजिक आपको देखने को मिला होगा जहां पर की थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन हेडलाइन टैरिफ्स में काफी लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये पहला मौका होगा जब टेलीकॉम कंपनियां आगे बढ़ करके जो हेडलाइन टैरिफ्स है उसके अंदर बढ़ोतरी करेंगी। 15 से 20% तक की ये बढ़ोतरी हो सकती है। काफी लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जानकार ये मान रहे हैं कि इसका सही समय आ गया और आने वाले जुलाई के अंदर ही आप टैरिफ्स के अंदर बढ़ोतरी देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए।
તો હવે વાત કરીએ દેશમાં એરપોર્ટ ખાનગીકરણનો ત્રીજો તબક્કો જલ્દી જ શરૂ થઈ શકે છે। સૂત્રો પ્રમાણે 11 એરપોર્ટ્સ માટે બોલી મંગાવવામાં આવી છે અને આ સમાચારની વિગતો લઈએ। સંવાદદાતા રોहन सिंह આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે એમની પાસેથી। रोहन जी, एक्सपोर्ट निजीकरण का तीसरे चरण को लेकर क्या अपडेट है? जी, सरकार अब तक एयरपोर्ट निजीकरण के 2 चरण कर चुकी है। अब तीसरे चरण का जो काम है उसे तेज़ किया जाएगा। चुनाव और बाकी कारणों की वजह से थोड़ा सा धीमा हो गया था, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन के अंदर ही इस पर फैसला हो सकता है। और शुरुआत में करीब 11 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको कि टेंटेटिवली चुना गया है। हालांकि आखिरी फैसला कैबिनेट को लेना है, लेकिन इस बार जो खास होने जा रहा है वो ये है कि जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स हैं और जो नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स हैं उन्हें क्लब किया जाएगा। मसलन कि अगर कोई एक बिड करना चाहता है किसी प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के लिए, तो उसे एक नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को भी लेना पड़ेगा। जो टेंटेटिव नाम है इसमें, उसमें भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर, त्रिची, अमृतसर, वाराणसी कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिनको कि लाया जा सकता है प्राइवेटाइजेशन के लिए। इसके अलावा जो नॉन प्रॉफिटेबल छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनमें कुशीनगर, गया या हुबली, औरंगाबाद जैसे जो कुछ एयरपोर्ट्स हैं वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और इसके अलावा 2 एयरपोर्ट्स बेंगलोर और हैदराबाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ स्टेक्स बचे हुए हैं लगभग 13% के, उसे भी जो बेचने का काम है वो जल्द किया जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार अगले कुछ दिनों में इसका प्रस्ताव ला सकती है और कैबिनेट के सामने इसे पेश कर सकती है। जी रोहन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए।